यूनियन काउंसिल्स को 125 करने का फैसला किया। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गई और जमात इस्लामी भी गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कल कि आज के दिन में इंतखाबात करवाए जाएंगे इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। बातों पे एतमाद कैसे रहेगा जब आप जो इलेक्शन होने वो भी ना कराएं? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हुकूमत जो है वो किसी ने इन्हें इनवाइट तो नहीं किया था कि आप आएं और तशरीफ लाएं। हुकूमत की जो मसनद है वो आपके इंतजार में है, बल्कि ये तो खुद पीडीएम ने अपने जिम्मे लिया था ये काम। एक तरह से इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए कानूनी जवाब बनाया। इलेक्शन कमीशन इनके साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स है। मैं जो है मतलब एहतराम अर्ज कर रहा हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, आपने कहा था कि मेरा लीडर वापस आएगा और 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि ये हो सकता है, और फिर अब इसी खौफ की वजह से पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन नहीं हो रहा। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि प्रैक्टिकली 1/4 पार्टी उनसे अलग हो गई और उन्हें तकरीबन हर तरह का प्रेशर जो है, और फिर उसमें जिंदगी का कि जान जाने का खौफ भी वो बर्दाश्त करना पड़ा। अल्फाज कभी भी इतने भारी नहीं होते कि आप इंसानों की जानें लेना शुरू कर दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साल का आज आखिरी दिन है और हम आखिरी प्रोग्राम बोल टीवी पे कर रहे हैं इस साल का, और नए साल के साथ कल एक और प्रोग्राम में आएंगे। 2022 कैसा रहा, ये है सबसे बड़ा सवाल आज का। जो आखिरी दिन है इसमें भी एक इंतखाब था, और पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर इंतखाब था, बल्दियाती इंतखाब। आज से 6 महीने पहले हुकूमत ने वहाँ की जो हल्के हैं या यूसीज हैं उनकी तादाद में इजाफा करके 101 कर दिया था। और अब से चंद दिन पहले हुकूमत ने दोबारा इन इंतखाबात से भागने के लिए यूनियन काउंसिल्स को 125 करने का फैसला किया। इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो गई और जमात इस्लामी भी गई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कल कि आज के दिन में इंतखाबात करवाए जाएंगे इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए इस्लामाबाद के शहरी पोलिंग स्टेशन पे जहाँ जहाँ उनके इलाकों में होते हैं वो वहाँ पहुँच गए और वो वोट डालने के लिए आ रहे थे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का अमला ही मौजूद नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी हुक्म की इतनी बड़ी तौहीन और इस तरीके से मुअज़्ज़िज़ अदलिया के हुक्म को नज़रअंदाज किया जाना, बल्कि उसके खिलाफ पहले बयानात देना और उसके बाद उसको नज़रअंदाज करना, क्या इस पे तौहीन अदालत लगेगी? एक बड़ा सवाल है। सुबह से ये सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल इंतखाबात नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन और पीडीएम का गठजोड़ दोबारा से सामने आया है। पाकिस्तान में ये भी पहले नहीं हुआ कि वोटर पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन का अमला ही नहीं पहुंचा। यानी वोटर्स को अपना वोट डालने की पाकिस्तान में इतनी जल्दी इससे पहले कभी नहीं थी। ऐसी बेचैनी हमने वोटर्स में कभी नहीं देखी थी कि फैसला हमारे हाथ में दो, हम फैसला करके दिखाते हैं कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। वोटर्स हर जगह पे आकर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, और कितनी अच्छी बात है कि वो जमहूरी अंदाज में वोट के साथ अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। कोई और रास्ता ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चुना, कोई और रास्ता ना पाकिस्तान के वोटर ने चुना, और पाकिस्तान को जमहूरी अंदाज में वो चाहते हैं कि यहाँ जो तब्दीली आनी है वो आए, लेकिन उसका रास्ता बार बार रोका जाता है। साल के आखिरी दिन भी इस रास्ते को रोका गया है। यहाँ से हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे, फिर 2022 के बारे में दाश्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन पर भी बात करनी है। मेरे पास आज के जो मेहमान हैं उनमें एक मेहमान तो बहुत ही खास है, अली मोहम्मद खान। 2022 में एक मुश्किल तरीन दिन जो है वो अली मोहम्मद खान ने भी गुजारा था, जब इमरान खान साहब को फारिग कर दिया गया था, वज़ारत उज़्मा से रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकाला गया। तो ये अली मोहम्मद खान वो पहला शख्स था जो मौजूद थे उस दिन कौमी असम्बली में और अकेले अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे, और इन्होंने वहाँ पे खिताब करते हुए, लेकिन अगर 2022 की तकारीर आप सारी की सारी निकालें और अलग करें तो एक भारी तकारीर में से एक तकरीर अली मोहम्मद खान की है, जिन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर ये कहा कि मेरा लीडर वापस आएगा और 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। और इतने बड़े ऐवान के अंदर ये अकेला शख्स इतनी सारी आवाज़ों का मुकाबला कर रहा था, और उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है साल के इस आखिरी दिन में। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदर वहीद साहब भी तजज़ियाकार हैं,
आप भी मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले हैदर वहीद साहब आपके पास लेकर आता हूं। ये इस्लामाबाद वाला इलेक्शन अब 27 किलोमीटर के ऊपर टोटल गवर्नमेंट है, उनको सोशल मीडिया पे छेड़ते भी हैं लोग। तो शहबाज शरीफ साहब की 27 किलोमीटर के जिस इलाके पे मुकम्मल कंट्रोल है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव, अब वहां पे भी वो इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। यानी पाकिस्तान के अंदर दुनिया पाकिस्तान पे कैसे एतबार करे जब पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत में वफाकी वजीर दाखिला ये कह रहे हों कि हम इस एक शहर की सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। और फिर जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म को नहीं माना और हुकूमत ने मदद देने से इनकार कर दिया, आपका टेक क्या है इस पे सर? जी, आपने अच्छा इसको एक्सप्लेन किया। देखें इमरान साहब, बात सारी ये है कि एक तरफ हम ये कहते हैं, कई लोग कम से कम ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि आप जत्थे लेके ना धरने डालें, आप जो है वो इलेक्शन इस तरह से गिरबान पकड़ के नहीं करवा सकते और इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे और आप ये गुंडागर्दी ना करें वगैरह। तो फिर वो वाले इलेक्शन इमरान खान साहब जो कि बर वक्त होने थे, यानी कि वो वाले नहीं जनरल इलेक्शन के जिनको खान साहब पहले कराना चाह रहे हैं, वो वाली चीज़ें नहीं जो खान साहब जो है वो धरना या लॉन्ग मार्च के ज़रिए से मुतालबे कर रहे हैं, बल्कि वो वाले इलेक्शन जो कि ड्यू थे, जो कि अभी होने थे। अगर आप फिर वो भी नहीं देंगे तो फिर तो आप कह रहे हैं कि सिस्टम बिल्कुल मेरी मर्ज़ी से चलेगा और गुंजाइश नहीं छोड़ रहे। अगर तो हमने नेशनल डायलॉग की तरफ जाना है तो फिर खान साहब को कम से कम जो इलेक्शन होने हैं वो तो मिलते रहने चाहिए, और फिर आगे बात हो सकती है कि जनरल इलेक्शन कम हो, आगे बात हो सकती है कि बाकी मामलात इलेक्शन रिफॉर्म है कि एक्सेप्टेबिलिटी इलेक्शन की कैसे हो, केयरटेकर सेटअप क्या हो, ये मामला जो है ये बातों के बगैर नहीं होगा। लेकिन बातों पे एतमाद कैसे रहेगा जब आप जो इलेक्शन होने वो भी ना कराएं? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से अदालती फ़ैसले के बाद, अब ये और बात है कि अदालती फ़ैसला शायद बेहतर इस तरह हो सकता था कि वो 10 दिन का वक्त दे देते। हालांकि इलेक्शन के हवाले से ये बहुत, क्योंकि डिलेड है और बहुत पहले तैयारी हो चुकी होनी चाहिए थी, और मुझे बताया जाता है कि समात में भी ये जिक्र किया ECP ने कि वो तैयार हैं। तो हो सकता है इस वजह से अदालत ने कहा कि नहीं, आप इसी वक्त संडे को ही करवा दें इलेक्शन, क्योंकि आप तो तैयार हैं, क्योंकि आपको तो बहुत पहले करवा देने चाहिए थे। ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन को कोई भी फैसला करने से रोक दें। यानी इलेक्शन कमीशन के फैसले को अगर रोक देती है अदालत पिछली समाअत पे, तो ये बड़े आराम से इलेक्शन कमीशन जब फैसला ही ना करता कि इलेक्शन मुलतवी हो गए या अभी नहीं हो रहे, तो फिर तो उनको करवाने पड़ जाते हैं आज। लेकिन अदालत ने पहले बात कोई और मानी नहीं, और अब अदालत ने आखिरी दिन फैसला दे दिया, और इलेक्शन कमीशन का वो जो एक दावा था कि हम तो तैयार हैं, वो भी आपके सामने आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देखें, ये बहुत गलत तरफ हमें ले जाएगी ये बात, क्योंकि कोई फिर एतमाद ना किसी डायलॉग का बनेगा। और अगर तो ये एक्सट्रीम स्टांसेस ही दोनों ने लेने के, खान साहब कहते हैं मैंने तो चोरों से बात ही नहीं करनी है, तो पाकिस्तान का फ्यूचर ही नहीं है, तो सियासतदान नहीं है, और उन्होंने कहना है कि खान साहब को तो सिस्टम से निकालना है, इनको तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ये सियासतदान नहीं है। तो फिर किस तरह बात होगी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से? वैसे ही हमने देखा है कि रिसेंट टाइम्स ये इस तरह का जो डेडलॉक होता है, मैं एक मिनट, हबीब अकरम साहब, चलें ऐसा एक डेडलॉक हो गया। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं फिलहाल बात नहीं कर रहा, इनसे मैं बात करना ही नहीं चाहता जी, ये चोर है, इन्होंने NRO 2 लिया है, इन्होंने पाकिस्तान को डबो दिया है, मैं क्यों इनसे बात करूं? और इससे पहले वो भी यही कहते थे कि हम भी इमरान खान से बात नहीं करते, और वहां पे भी एक जिद है। तो फिर अगर दोनों की जिद है तो बात करना जरूरी तो नहीं है, ये तो फिर पब्लिक को फैसला करने दें, वो इनमें से किसको बेहतर समझती है उसको इख्तियार दे देगी, और जब कभी इनको समझ आएगी तो ये बात भी कर लेंगे। यानी नेशनल इशू कोई भी हो पाकिस्तान का, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे कोई और बड़े मामलात हों, उसमें तो अल्टीमेटली इन सबको इकट्ठा होना पड़ जाता है कौमी मफाद के लिए। लेकिन अगर ये आपस में बात नहीं कर रहे तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि आप इलेक्शन ही ना करवाएं? इमरान, आपकी बात 100% दुरुस्त है, और इससे इत्तफाक किए बगैर चारा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सूरत हाल है उसमें बातचीत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो हमें दस्तूर का सीधा और साफ रास्ता दस्तयाब है, और वो सीधा और साफ रास्ता है इलेक्शन का, कि इलेक्शन जब जब उनकी जरूरत हो वो करवा लिए जाए, इसकी भी गुंजाइश मौजूद है, या जब ड्यू हो उस वक्त करवा लिए जाए। तो लिहाजा इलेक्शन में अगर अब जाया जा सकता है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं जाया जा सकता तो अक्टूबर में तो जाना ही होगा, या अक्टूबर में तो इलेक्शन होंगे। तो लिहाजा ऐसी सूरत में कि बातचीत की जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें फ्रूटफुल चीज हो सकती है।
सिंपल सी बात है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी पोजीशंस होती हैं, उनके अपने अपने दस्तूर होते हैं और अपने अपने उनके मैनिफेस्टोज होते हैं जिन पर उन्होंने अमल दरामद करना होता है। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने, हुकूमत जो है वो किसी ने इन्हें इनवाइट तो नहीं किया था कि आप आएं और तशरीफ लाएं, हुकूमत की जो मसनद है वो आपके इंतजार में है, बल्कि ये तो खुद पीडीएम ने अपने जिम्मे लिया था ये काम कि हम मईशत को बचाने के लिए जो मुश्किल फैसले हैं वो करेंगे, तो लिहाजा मुश्किल फैसले करें। अब क्यों जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि जनाब इमरान खान ये करें तो फिर मुश्किल फैसला होगा? भाई आपने हुकूमत ली थी ना, आपको भी पता था कि अपोजिशन में जाएंगे, तो अपोजिशन जो काम करती है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वही जो कुछ अर्सा पहले आप कर रहे थे, तो लिहाजा मुश्किल फैसले भी आपने लेने हैं। और फिर जहां पे इलेक्शन, अब जैसे बिल्कुल हैदर ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि अब अगर इस्लामाबाद में जरूरत पेश आई है इलेक्शन की और इलेक्शन वहां पे ड्यू है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? ये भी एक मुश्किल फैसला है ना कि इस्लामाबाद में मुश्किल फैसला करना है। तो हबीब अकरम साहब, पहला मुश्किल फैसला तो ये होना चाहिए कि अपनी कैबिनेट छोटी करें। यानी मुश्किल फैसले सारे जो है वो ज़ैद और बकर के लिए हैं, मुश्किल फैसले सारे अल्लाह दित्ता के लिए और मोहम्मद बूटा के लिए हैं, यानी मुश्किल फैसले सारे हबीब अकरम और इमरान रियाज के लिए हैं। और भाई मुश्किल फैसले कुछ आप भी करें, आपने 80 बंदों की काबीना बना दी है, एक मुश्किल फैसला जो इन्होंने अपने लिए किया हो सर? देखिए अभी तक ऐसा कोई मुश्किल फैसला, कोई पॉलिटिकल फैसला शहबाज शरीफ साहब नहीं ले सके। और आज भी आप देखिए कि खुद हुकूमत की हालत यह है कि हुकूमत अपने मुंह से इकरार कर रही है दो बातों का। वो ये कह रहे हैं कि हमारे मौशी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन आज पेट्रोल की प्राइसेस आप देखिए कि खुद हुकूमत कह रही है, वजीर खजाना कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है, और लेकिन हम उनको मुंजमद किए हुए हैं। देखिए अब यही एक इतना बड़ा तजाद है कि वो एक छोटा सा फैसला है कि भाई इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बढ़ गई हैं तो फिर आप पाकिस्तान के खजाने पर बोझ ना डालें। पेट्रोल किसी ने पीना नहीं होता, पेट्रोल से जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है, आप पेट्रोल को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें कि कोई नहीं, इसकी डिमांड अगर थोड़ी सी इसमें कमी आती है, लेकिन आप देख लें कि ये भी फैसला नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा आप जो ये फैसला आप कह रहे हैं कि किसी को अपनी काबीना को छोटे कर लिया जाए, अब मसला यह है कि इसमें से 2 वजीर निकाल दें या 2 लोग निकाल दें तो दिल करे हुकूमत ही गिर जाए। तो लिहाजा ये बड़ा मुश्किल फैसला, ये तो बका का फैसला है, ये मुश्किल फैसला नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी अजीब बात है हबीब अकरम साहब, ये तो कौम के दर्द में नहीं आए थे सारे के सारे, महंगाई खत्म करने, मुश्किल फैसले करने, मुश्किलात को उठाने के लिए। कौम को दर्द हो रहा है ना कौम को दर्द देने के लिए आए। ये कंफ्यूजन था, थोड़ा सा आपने दूर किया। लेकिन चले, अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ते सर तो इसका इंप्रेशन देखें, हर चीज का इंप्रेशन पब्लिक में जाता है। हबीब अकरम साहब, कुछ ना कुछ तो पब्लिक में जा रहा होगा कि ये पीडीएम की वो जमातें जिनको हम सपोर्ट करते रहे हैं, ये क्या कर रही हैं, हर जगह से दौड़ रहे हैं। यानी बुज़दिल को और भागने वाले को लोग कब तक उसको हीरो बना सकते हैं, क्योंकि लोग तो हीरोज को वोट डालेंगे। इमरान, ये कुछ ना कुछ नहीं, आप देखिए कि जब से ये हुकूमत वजूद में आई है, यानी अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड, गुज़श्ता 8 महीने में तकरीबन 28 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस माइनस 1 कर लिया आप उसमें। 20 नशिस्तें थी पंजाब की और 35 और उसमें से 80% ये जीत गए हैं, 75 to 80% ये जीते हैं पीटीए वाले, लगभग ऐसा है। अच्छा, अब आप देखिए, आप अगर 20 नशिस्तें आप देखिए इमरान, वो 20 नशिस्तें कैसी थी, उसमें कहूटा से लेके बिल्कुल जनूबी पंजाब तक तमाम के तमाम इलाके उसमें शामिल थे। गोया पंजाब के प्रैक्टिकली हर हिस्से में, हर बड़ी जोग्राफियाई हिस्से में इलेक्शन हो रहा था। वहां के नताइज क्या आए? इसी तरह फिर इमरान खान साहब ने जब इलेक्शन लड़ा खुद कई सीटों से, तो सबको पता था, उनको वोट डालने वालों को पता था कि ये असेंबली में नहीं जाएंगे, और इमरान खान साहब ने उनकी गली मोहल्ले नाली का मसला हल नहीं कराना। लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए कि क्या हुआ कि वहां पे इमरान खान साहब जीत गए। तो लिहाजा वो जो इम्पैक्ट है इस हुकूमत की नाकामी और कमजोरी का, वो तो आ रहा है। तो लिहाजा अब इस्लामाबाद में भी जब ये इलेक्शन से जिस तरह राह फरार इख्तियार की जा रही है छोटे छोटे बहानों पे, और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी ये तासुर पैदा हो रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन समहाउ इस हुकूमत की मदद करना चाहता है कि कहीं इसे अवाम की अदालत में सुबकी का सामना न करना पड़े। एक तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने हर सूरत में बलदियाती इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन आप देखिए कि जहां जहां पे पीडीएम की जमातों ने कहा है या वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, वहां इलेक्शन नहीं हो पा रहा। आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लीजिए, आप हैदराबाद की और कराची की मिसाल ले लीजिए, वहां पे इलेक्शन नहीं हो पा रहा। इसी तरह
पंजाब में इलेक्शन होने हैं बल्दियाती, उसको भी रोका जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं अब अली मोहम्मद खान साहब के पास यही ले जाता हूँ इशू। अली मोहम्मद खान साहब, इस्लामाबाद में यानी लोग पहुंच गए, वोटर, ऐसा तो पहली दफा हुआ है कि वोटर पहुंच गए वोट डालने के लिए, इलेक्शन कमीशन का अमला ही नहीं आया। इसको आपकी पार्टी क्या समझती है? क्या आपको क्या लगता है कि ये यहां तक क्यों पहुंच रहा है मामला? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद। ये जो इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें मैं फुली एक्टिवली मैंने हिस्सा लिया, और जब दफा 144 लोगों ने नहीं लगाया था तब तक तो मैं जलसे कर रहा था। कुछ 9 जलसे मैंने मुख्तलिफ हिस्सों में किए बड़े, और जो अवाम का जज्बा था वो जबरदस्त इमरान खान साहब के लिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, और बहुत जबरदस्त एक इलेक्शन माहौल बन रहा था, और भी जमातें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। फिर वो धमाका हो गया, उसके बाद दफा 144 लग गई, और माहौल ऐसा बन गया जैसे तो खुदा न खास्ता कोई कर्फ्यू है। तो ये तो माहौल था। अब ये जो लोग भागे हैं, इसके हफ्ता पहले मैंने ये बात की थी कि लोग भागेंगे, और ये भागे क्योंकि ये देख रहे हैं कि जिस तरह पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन हम लोग जीते, फिर जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन 7 हल्कों में हुए, 8 में से 7 में हम लोग जीत गए, और उसके साथ इंक्लूडिंग कराची, इंक्लूडिंग लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा तो 100% हम लोग जीत गए। तो ये जो इन्होंने इस्लामाबाद में देखा है कि उनके नाक के नीचे से भी अगर मेयर भी हमारा आ जाता है, और ये भी आपको बता दूं, शायद आपके नाजरीन को इल्म न हो कि इन्होंने जो ये ड्रामा किया है कि 101 से कोई 124 तक बढ़ा दी हैं यूसियां, तो ये इस पे इनसे सवाल ये बनता है कि यदि गर्मियों में इन लोगों ने 101 इन्होंने ही बढ़ाई हैं, तो ये 4-5-6 महीनों के अंदर कौन सा सेंसस हुआ है जो अचानक इनको एहसास हुआ कि आबादी कितनी गुना बढ़ गई है। जो 124 तक यूसियां बढ़ाई इन्होंने, 23 बढ़ा के एक तरह से इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए कानूनी जवाब बनाया। इलेक्शन कमीशन इनके साथ बिल्कुल हैंड इन ग्लव्स है। मैं जो है मतलब एहतराम अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरी नहीं, अब आपको क्या लगता है कब हो जाएगा ये इलेक्शन? देखिए, एक और बात मैं इसमें करके फिर आपके सवाल का जवाब देता हूं कि आप सिर्फ इससे इमरान भाई अंदाजा लगाएं कि जो अभी 101 यूसियों पे इलेक्शन जो हो रहा था, उसमें से हमारे कोई 100 के करीब हमने अपने चेयरमैन खड़े किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे पे, और पीडीएम के नून जो सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्टर है, उनके कोई 30-35 से ज्यादा नहीं है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें, इनके पास बंदे नहीं है खड़े होने के लिए। हारना जीतना तो बात की बात है, यानी कि इनके 35 के 35 भी जीत जाएं, जो कि इनमें से आधे भी नहीं जीत सकते, फिर भी 101 हिस्सों पे 30-35 खड़े करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप नीचे से खड़े हो चुके हैं। आपको इसमें क्या होगा, इलेक्शन को कराना पड़ेगा, आदमी को कराना पड़ेगा, लेकिन बैडली एक्सपोज हुए हैं। मैं समझता हूँ एक नुक्ता इसमें लेके फिर अगला अगर आपका सवाल है जवाब देता हूँ। ये नुक्ता मेरा ले लें कि बहुत अच्छा हुआ है जो सारा कुछ हो रहा है। जो इमरान खान साहब ने फौरी असम्बली तहरीर नहीं की, ये भी अच्छा किया कि 6 दिन का गैप डाल के अगर कोई और शक था तो कुछ और चेहरे बेनकाब हुए, और इसमें भी बेनकाब हुए हैं। सिस्टम सारा बिल्कुल एक्सपोज हो गया है इमरान रियाज खान साहब कि एक मर्द बहरान मर्द हो रहे इमरान खान ने तने पर हाथ खड़े होकर अवाम की ताकत से मुल्क की सारी स्टेटस को के चेहरे से नकाब खींच के परे फेंक दिया है। अब सबके सामने है। ठीक है, तो ये अब अदालत आपको लगता है कि किस तरफ ले जाएगी मामले को? एक तो तौहीन अदालत के लिए आप लोग जा रहे हैं, क्या तौहीन अदालत लगेगी या अदालत कहेगी कि आपको क्या लगता है कि 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, वैसे तो 3 दिन का टाइम भी दे तो इलेक्शन कमीशन को अब इलेक्शन करवा लेना चाहिए, उनकी तो तैयारी थी। देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन हमको हुक्म दे दिया गया कि आप इलेक्शन कराएं, तो उनको तो अपने आप को तैयार रखना चाहिए था। ये तो हुकूमत का मामला है ना, सिक्योरिटी दे सकते हैं, नहीं दे सकते, फलाना है वो है। इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत नहीं है ना जी। इलेक्शन कमीशन तो कागजों में एक आजाद इदारा है। मैं लफ्ज यूज करूँ कागजों में, जिसको कहते हैं डिजेरे। और जहां तक हुकूमत का मामला है, हमारे वफाकी वजीर दाखिला ये बता, वफाकी दारुल हुकूमत महफूज नहीं है तो सरमाया कैसे आएगा पाकिस्तान में? वजीर दाखिला कह रहे हैं कि दारुल हुकूमत महफूज नहीं है, हम वहां पे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करवा सकते। अली मोहम्मद खान साहब, ये तो अलार्मिंग है। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, मुझे एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। मैं आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि आप वो शख्स हैं जिन्होंने 2022 की गालिबन पहली मुश्किल तकरीर की थी।
एक तरफ सारे के सारे पीडीएम वाले बैठे थे और एक तरफ अकेले आप बैठे थे, और उस वक्त किसी को ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि अगले दिन पाकिस्तान में क्या होगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी अली मोहम्मद खान साहब, 2022 की यादें। 22 का आज आखिरी दिन है और इस साल की जो पहली मुश्किल तरीन तकरीर थी, ऐसा लगता है जो चैलेंजिंग थी, वो अली मोहम्मद खान ने की थी। अली मोहम्मद खान एक तरफ अकेले बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, और वो मनादिर सबको याद है, आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और अली मोहम्मद खान ने कुछ दावे कर दिए थे वहाँ पे अपने अपोनेंट्स के सामने, और रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था और झूठी सच्ची खबरें चल रही थी। अदालतें भी आधी रात को खुली हुई थी, कैदियों वाली वैन भी पहुंच गई थी, इस्लामाबाद के रेड जोन में कंटेनर्स भी लग गए थे। उससे पहले हमने सिंध हाउस में और इस्लामाबाद के होटलों में बहुत सारी मशकूक सरगर्मियां भी होती हुई देखी, और फिर रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। पार्टी ने फैसला किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि अकेला आदमी वहाँ पर जाएगा और बात करके आएगा। तो पार्टी के बिहाफ पे अली मोहम्मद खान साहब ने वो तकरीर की थी। अली मोहम्मद खान साहब, आपने कहा था कि मेरा लीडर वापस आएगा और 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि ये हो सकता है, और फिर अब इसी खौफ की वजह से पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्शन नहीं हो रहा। यानी आप कन्विक्शन के साथ कह रहे थे, आपको कैसे यकीन था, या आपने एक भड़क मारी थी कि ये 2/3 अक्सरियत से इमरान खान साहब वापस आएंगे? अब तो लोग कह रहे हैं कि जब इलेक्शन करवा लो, जहां करवा लो, यही होगा। इमरान भाई, मैं इस वक्त जहाँ हूँ, ये वो जगह है जहाँ सरदार अब्दुल लश्कर और लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में आए थे। मैं आबाई गाँव में बैठा हूँ। मेरे दादा पुराने ऑल इंडिया मुस्लिम लीगी थे, और हम एक विजन के साथ इमरान खान के साथ हम शामिल हुए। और विजन क्या था? विजन ये था कि मुझे चचा की बात याद है, उन्होंने कहा कि मेरी 2 साल की पोती है, नवासी है, और वो जब बड़ी होगी तो पूछेगी कि नाना जान, जब पाकिस्तान तबाह हो रहा तो आप क्या कर रहे थे? तो मैं कम से कम अपनी बच्ची को जवाब दूंगा कि मैं बचाने वालों के साथ था। इमरान भाई, उस दिन मैं इसलिए खड़ा था कि मुझे जितना अपने रब पे यकीन है, उतना मुझे इस पे यकीन है कि पाकिस्तान का क़यामत रहेगा, और इस पे मुझे यकीन है कि इसने क़यामत जो है इंशाल्लाह रहना है, और ये ऐसे नहीं रहना जिस तरह है। तो कुरान में अल्लाह कहते हैं कि वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और कह दीजिए कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल है ही मिटने के लिए। तो अगर हम हक पे हैं तो इमरान खान जीतेगा। तो मुझे तो लगता है कि हम हक पे हैं, क्योंकि मैंने इस आदमी को अकेले लड़ते देखा है। मुझे एक बात कहने दीजिए, आज 2022 की आखिरी शाम में, ये अक्टूबर नवंबर 2018 की बात है, मैं काबीना में महीना बाद शामिल हुआ था, मेरी इंक्लूजन थोड़ी लेट थी। तो मुझे वो मीटिंग याद है, काबीना की एक मीटिंग खत्म हुई, और उसमें इमरान खान साहब ने तमाम मिनिस्टरों को बैठा के एक बात की। इमरान खान ने उनको कहा, हमारी चेयरमैन ने एज अ वजीर आजम, कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ। मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में से किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो जो आदमी अपनी काबीना को ये कह सकते हैं, वो किसी और की क्या परवाह करेगा? तो मेरे भाई इमरान रियाज खान साहब, उस रात जो मैंने कोई भी बात की है वो कन्विक्शन से की थी, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है एक दिन वो देखेगा। जब हम वो दिन देखेंगे जो प्रेडिक्शन थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, कि पाकिस्तान दुनिया की एक मजबूत ताकत बनेगा, और उसके लिए हमने अपने सामने खड़ा होना है। और मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, 2022 शहीद अरशद शरीफ के नाम है, और 2022 जो है वो इमरान रियाज खान जो एक गाजी हैं उनके नाम है। आप लोगों ने बहादुरी की नई एक तारीख रकम की है। आपने साबित किया है कि वन मैन मेक्स अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं हैदर वहीद साहब, अचानक इमरान खान साहब को, जब अचानक तो नहीं था, हमें तो आइडिया चंद महीनों से हो गया था, और इस्लामाबाद के हलकों में ये बातें फैली हुई थी, सबको आइडिया था कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने तय कर लिया है और एक बहुत बड़ा इत्तेहाद भी तैयार हो रहा है, और चीज़ें जिस तरफ जा रही थी पता चल रहा था। लेकिन इमरान खान साहब के निकलने के अगले दिन जो हुआ, यानी अचानक से हर तरफ सोशल मीडिया पे खबरें आना शुरू हुई, लोग टेलीफोन करना शुरू हुए कि आपको पता है क्या हो रहा है कराची में? मुझे क्या हो रहा है भाई? कराची में इतना बड़ा तो हम जो जलसा खुद नहीं कर सकते जितने लोग निकल आए। फिर लाहौर से खबर ऐसी मिलती है
फिर हर शहर से आना शुरू हो जाती है। यानी पाकिस्तान के कोई 50 के करीब शहरों से मिलते जुलते मनाजिर आना शुरू हो गए। सर, ये 2022 ने एक अजीब चीज की है, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि लोगों का खुद ब खुद निकल कर किसी रिजीम चेंज के खिलाफ खड़े हो जाना? बिल्कुल, देखें यही इम्पटस और यही वजह बनी कि जो पूरी हमने देखा कि खान साहब की सियासत बिल्कुल पलट गई और वो एक अवामी मकबूल लीडर बनने की तरफ पूरी तरह चले गए और सिलेक्टेड का जो लेबल था वो उनसे हटा और बहुत कुछ बदल गया उस दिन। लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपने अच्छी बात की, अली मोहम्मद खान साहब की जो स्पीच थी नेशनल असेंबली में, इमरान खान साहब आप हमसे ये क्यों नहीं पूछते, और आप पूछिएगा बाद में, कि ये जलसों में फिर जो है स्पीचेस करते हैं, बट ये इनको तो इमरान खान के बाद बिल्कुल शो स्टॉपर ये इनको होना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त स्पीच इन्होंने की थी, लेकिन ऐसा क्यों है कि इवन पीटीआई में भी कोई और ऊपर नहीं आता, नून में भी, हर पार्टी में ये है, जिस तरह की स्पीच ये कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से इनको तो मेन स्पीच खान साहब के अलावा होनी ही इनकी चाहिए। तो एक तो ये मैं नोट करूंगा कि वाकई में वो एक रिमार्केबल स्पीच थी, एक रिमार्केबल वक्त पे। अब दूसरी बात देखें, उस दिन की जो बात हम करते हैं, हमेशा जनरली होता यही है कि लोगों को निकाला जाता है, कभी बिरयानी की बात होती है, कभी हल्ले गुल्ले की बात होती है। वो जो रात थी उसमें कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, उसमें कोई लीडर को देखने की इमरान खान नहीं आ रहा था खुद, और एक खुद से लोगों का निकलने का जो अमल था वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहा था कि नो कॉन्फिडेंस जो है उसको लोगों ने रिजेक्ट किया। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब खुद भी उन 3.5 साल अनइंस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर थे, जिसकी वजह से हमें वो जो यूथ जो अब हमें बड़ा नुमाया तौर पे उनके कोने में नज़र आ रहा है, उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था, और हमें बड़ा ताज्जुब हुआ था कि उस रात कैसे ये यूथ पूरा निकल आया है। और ये तो कोई खान साहब की सपोर्ट 3.5 साल उस तरह से नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन ये खान साहब से बहुत ज़्यादा उनकी प्रीमियरशिप से तो इंस्पायर्ड नहीं थे, लेकिन खान साहब ने इनको दूसरे अल्टरनेटिव के डेफिनेटली ख़िलाफ़ कर दिया था। तो इसलिए भी एक हमें सरप्राइज़ मिली कि ये यूथ जो है ये तो मरा पड़ा था क्या 3.5 साल, ऐसे तो नहीं लोग खान साहब की सपोर्ट में नज़र आए थे। लेकिन जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब आप होते हैं तो लोग आपके लिए निकलते तो नहीं हैं, आपके ख़िलाफ़ ही निकलते हैं। तो एक तो ये भी एक सरप्राइज़ था। और ये बात भी हमने देखी कि ये जो नया वोटर है, ये जो 4.5 करोड़ बताया जाता है या जितना भी नया वोटर है, ये वो वाला वोटर नहीं है जो एक जगह से दूसरी जगह गया है या अनइंस्पायर्ड है इस वक्त पीएमएल नून से, उनकी गवर्नेंस से। ये नया वोटर है और ये बदला नहीं है, ये क्रिएट हुआ है अभी। तो इनको इस वोटर को कल्टिवेट, क्योंकि खान साहब ने बहुत अरसे से किया हुआ था, और एक ब्रेन वॉशिंग कह लें या जो भी है, प्रोपेगेंडा कह लें या कैंपेन कह लें, जो चल रही थी कि सब चोर हैं, सब चोर हैं, 15-10 साल से ये एक चल रहा है मामला। तो ये वो लोग हैं जो पले बड़े हैं इस माहौल में कि ये सब इकट्ठे हो गए, ये सब चोर हैं, ये वो। तो खान साहब ने उसका भी बहुत बेनिफिट आई थिंक वहाँ से उठाया, और फिर उनके जलसों में भी इसकी अक्कासी हुई। और सबसे नुमाया तौर पर बाई इलेक्शन जो पहला था वो इसलिए नुमाया था क्योंकि ये कभी नहीं हुआ कि जब आपको बूट मार के निकाला जाता है तो आप एक टर्न भी स्किप करते हैं और फिर डील भी करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। तो पार्शियल कमबैक खान साहब ने पंजाब हुकूमत लेके जो बाई इलेक्शन के जरिए से की थी, वो भी मतलब एक आम बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जब आपको बूट मार के निकाला जाता है। मैं आपको के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ हबीब भाई, आपसे आगे पहले पूछूंगा मैं कि इमरान खान के लिए 2022 कैसा था? गोलियां खाई, दहशतगर्दी के पर्चे, नाअहलियां हो रही हैं, बंदे उठा उठा के नंगे किए जा रहे हैं, लोगों को सरेआम फेंटियां लग रही हैं, 2 दफा लॉन्ग मार्च निकालना पड़ा, 70 जलसे कर दिए। 70 जलसे पूरे करियर में सियासतदानों के नहीं होते, उन्होंने 6-8 महीने में कर दिए। ये 2022 कैसा तूफानी साल था इमरान खान के लिए, और ऐसा लगता है कि इमरान खान खुद भी इस साल पे भी भारी पड़ गए, यानी इतने बुरे हालात में। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब अकरम साहब, ये इमरान खान साहब के लिए 2022 सर, यानी एक ऐसा साल जिस पे किताबें लिखी जा सकती हैं। इमरान खान साहब बार बार अपनी गुफ्तगू में एक बात करते हैं कि, और अपनी तकारीर में भी, कि चैलेंज जो है वो इंसान को बड़ा बनाता है।
और 2022 से ज्यादा बड़ा चैलेंज मेरा नहीं ख्याल के इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर में कभी था। ना वो 1996 था, ना 97 था, बल्कि 2018 भी नहीं था। वो सिर्फ 2022 था जिसने उन्हें ट्रांसफॉर्म किया है। उससे पहले वो एक पॉलिटिकल लीडर थे जो तब्दीली का नारा लगाता था, और कुछ लोग उनको पसंद करते थे और कुछ लोग ना पसंद करते थे। आप अगर 2018 के वोटों का फर्क भी देखें तो उनके मुखालफत में पड़ने वाले वोट जो हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो लिहाजा 2022 तक हम उस इमरान खान को जानते थे जो पाकिस्तान के दीगर पॉलिटिकल लीडरों जितनी मकबूलियत रखते थे। लेकिन 2022 में जब उन्हें चैलेंज दरपेश हुआ तो उसके बाद हमने एक रियल इमरान खान को देखा। वो इमरान खान जो उससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। उसका जो एग्रेशन था, उसकी जो वाज़े फिक्र था, उसका जो मामलात को समझने का अंदाज था, जिस तरह वो हेड ऑन चैलेंज कर सकते थे, ये सारी चीजें हमने इससे पहले नहीं देखी। इससे पहले उनकी सियासत अगरचे एग्रेशन पे मबनी थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मसलियतकारी भी थी। अगरचे वो सोलो फ्लाइट करते थे, लेकिन साथ साथ वो कुछ लोगों को लेके भी चलते थे। लेकिन 2022 के बाद एक ऐसी जगह पे जहां पे उनके साथी उन्हें छोड़ गए, उनके साथियों से मुराद इत्तेहादी जो उनके हलीफ थे, उसके बाद उनकी खुद पार्टी के अंदर ब्रेकेज हो गई। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि प्रैक्टिकली एक चौथाई पार्टी उनसे अलग हो गई और उन्हें तकरीबन हर तरह का प्रेशर जो है, और फिर उसमें जिंदगी का कि जान जाने का खौफ भी वो बर्दाश्त करना पड़ा। उनके ऊपर जो इल्जामात की नोयत है, आप जरा ये भी देखिए कि बाज़ औक़ात आपको लगता है कि वो बहुत ही तौहीन आमेज है। यानी इसके लिए काफी बड़ा दिल गुर्दा होना चाहिए जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं। और फिर बाज उनके करीबी लोगों के करीबी रफ़क़ा ने भी लगाए। तो ये सारी वो चीजें हैं वो जिसमें मैंने जो फिक्रा इनसे मंसूब किया जाता है कि कोई रह तो नहीं गया, तो मैंने देखा है कि 2022 में इमरान खान मुखालिफ कुव्वतों में से कोई एक ऐसी चीज बाकी नहीं बची जिसने अपना रुख और अपना हमला उन पर ना किया हो, और वो इस सारे हमले से और इन सारी चीजों से सरवाइव करते चले जा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इमरान खान एक पाकिस्तान के होराइजन पे एक नए लीडर बन के उभर रहे हैं। अब उनका टेस्ट ये होगा कि अगर वो हुकूमत में आते हैं इलेक्शन के बाद, तो क्या वो वाकई एक स्टेट्समैन भी बनते हैं या नहीं, क्या वो एक मुदब्बिर सियासी लीडर से ऊपर जाके क्या वो मुदब्बिर भी बनते हैं या नहीं, ये उनका टेस्ट अभी बाकी है और प्रॉबेबली 2023 में आइंदा साल में उन्हें देना होगा। ठीक है, 2023 से में क्या होगा इसके बारे में तो हम कल बात करेंगे, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, बहुत सारी पाकिस्तान में 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। मैं चाहूँगा आप उनके बारे में बात करें कि पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। एक्चुअली आवाम को पता चल गया कि एस्टेब्लिशमेंट उतनी समझदार नहीं है जितनी आवाम उनको समझती थी। आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हमेशा मुल्की मफाद में ही सारे फैसले नहीं करती, बाज़ औक़ात उनके अपने मफाद भी होते हैं। आवाम को ये पता चल गया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जिस लेवल का क्लेम किया जाता था। यानी बहुत सारी आवाम ने अपना सोशल मीडिया एक बना लिया, बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा, और एक सिटीजन मीडिया बन गया जिसके ऊपर लोग खुद अपनी राय देते हैं। और जो ट्विटर ने एक काम शुरू किया स्पेसेस का, उसमें तो ऐसा लगता है कि रोज़ाना टॉक शो से ज़्यादा लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं और सुन रहे होते हैं। यानी पब्लिक को बहुत सारे तोहफे भी दिए, एक नया तर्ज फिक्र दिया पाकिस्तान के लोगों को 2022 ने। शऊर देखिए इमरान भाई, 2022 को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में 1947 के बाद शायद अहम तरीन साल हो। 1965 की जंग का साल अहम था, 71 का साल अहम था, और ये भी बहुत अहम है। लेकिन ये इस तरह से बहुत ज्यादा अहम है कि इस बार आवाम पहली बार निकली है और अवामी ताकत से उन्होंने बैनुल-अक़वामी इस्तेमार के दांत खट्टे किए हैं। पाकिस्तानी आवाम ने साबित किया है कि उनके लीडरान चाहे सियासी हो या गैर सियासी, अगर वो बोने भी हों तो हमारी आवाम जो है वो देव हैकल है, ये देव कामत आवाम है, ये अजीम कौम है, ये अपने ऊपर किसी का पंजा बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना करेगी, और उसके लिए हर तरह की कुर्बानी देगी। मुबारक हो इस कौम को, लीडर भी उसको अपने जैसा मिला है, जिसने गोलियां खाई हैं, खड़ा है वो जो है जब तक उसकी जान है अल्लाह रखे, तो तब तक आपके साथ खड़ा है।
सलाम है इस कौम को कि उन्होंने बगैर किसी की सपोर्ट के इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। दूसरी चीज, एक बात साबित हो गई, लीडर को आप जो है वो बना नहीं सकते। लीडर कोई गुब्बारा नहीं है जिसमें आप हवा भर सकते हैं। जो इल्जाम इमरान खान साहब पे लगते थे कि इसने बनाया उसने बनाया, आज जो इमरान खान कोई हमारा से बुलंद खड़ा है, ये इसको किसने बनाया है? ये अल्लाह के बाद इस अवाम ने बनाया है। और ये बात साबित करती है, ये बात साबित करती है कि जो हक पे खड़ा होता है तो कौम और अल्लाह की मदद उसके साथ खड़ी होती है। और ये उन सब लोगों के मुंह पे तमांचा है जो बड़ी ताकतों के सामने ढेर होते हैं, जो समझते थे कि हमें बड़ी वक्त खत्म हो गया। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, लेकिन मैं जाते जाते ये 2022 जा रहा है और मुझे आप सबसे सिर्फ एक ही बात कहनी है। हम सारे 2023 में दाखिल हो रहे हैं अरशद भाई के बगैर। उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि जान से मार दिया जाता। वो भी अगर हमारे साथ इस साल में दाखिल हो रहा होता तो क्या हो जाता। अल्फाज कभी भी इतने भारी नहीं होते कि आप इंसानों की जानें लेना शुरू कर दें। और वो तो सिर्फ सवालात पूछ रहा था, सिर्फ जवाब मांग रहा था और फैक्ट सामने रखना चाहता था। यानी इस साल में जो सबसे बड़ा बोझ हम अपने दिल पर रखकर अगले साल में दाखिल हो रहे हैं वो अरशद शरीफ शहीद की शहादत है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम इंसाफ के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे और इस आदमी को भूलने नहीं देंगे, इसको भूलने नहीं देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।